हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के एमपी बोर्ड के सैंपल पेपर का एक बहुत अच्छा वीडियो। जैसा मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें मैंने टोटल यानी क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है। यानी मैं आपको बता दूं, टोटल जो एमपी बोर्ड का पेपर होगा 70 मार्क्स पर बेस्ड होगा। टोटल 20 क्वेश्चन उसमें होंगे। 1 to 10 क्वेश्चन मैं पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुका था और बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपना प्रयास किया था आपको समझाने की। लगातार मैं आपके लिए एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आ रहा हूं। पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते प्लस उसके आंसर भी बताए। फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाए, पूरे चैप्टर के वीडियो कवर किए, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के जो वीडियो हैं वो भी मैंने बनाए हैं। अगर आप उनको देखकर उनका प्रिपरेशन करते हैं तो 100% श्योर है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे जाएंगे। और मेरा पर्पस ये भी रहता है कि अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते आ रहे हैं, स्कूल हो आपकी, कोचिंग हो, बहुत अच्छा आपका तैयारी चल रही होगी, मेरा पर्पस ये रहता है कि आपके लिए एक अच्छी गाइडलाइंस लाना। लगातार मैंने कई सालों तक एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इनका बोर्ड का वैल्यूएशन किया, यानी कॉपी चेक की है एक लंबे समय तक। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में लिखने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते पढ़ते बहुत अच्छा है, लिखकर बहुत अच्छा आते, लेकिन उनके जो मार्क्स है यानी उनके जो थिंकिंग के बेस पर नहीं जाते। वो कहते हैं कि मार्क्स बहुत कम है। या कई बच्चे ऐसा रहता है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं होती है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाते लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। यानी हमारा एग्जाम की जो कॉपी है उस पर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चनों को पहले हमें अटेम्प्ट करना है और कैसे हमें लिखना है, ताकि हमारी कॉपी बहुत इंप्रेटिव रहे, यानी इंप्रेसिव रहे और सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। तो हम यहाँ पर पहले इसको समझते सैंपल पेपर को। तो मैं बता चुका हूँ कि जो सैंपल पेपर है थोड़ा सा आप समझ लें, हालांकि इसका एक पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ, तो इसको थोड़ा आप समझ लें। सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, केवल ये प्रैक्टिस के लिए है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही का ऐसा यानी यही पेपर एग्जाम में आए। हो सकता है इसमें से 90% क्वेश्चन एग्जाम में आए, हो सकता है 50% क्वेश्चन आए, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आए। ये केवल बोर्ड एक गाइडलाइंस देता है कि आप पेपर को एक बार देखें, अपना असेसमेंट करें कि हमारी कितनी डेप्थ है, इसको हम कितना सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप का पेपर एग्जाम में आया तो मेरी मार्किंग क्या होनी चाहिए या मैं कितना इसमें स्कोरिंग कर पाऊंगा। तो इसका पर्पस केवल आपको गाइडलाइंस देना है कि इस टाइप का पेपर आएगा और इसका ब्लूप्रिंट वगैरह कैसा बनाया, क्वेश्चनों का लेवल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, केवल आपको एक समझाने का प्रयास करता है बोर्ड। तो उस पर्पज से मैं भी आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताया, पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है और एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से इसमें आंसरों को रिप्रेजेंट किया है। चूंकि फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन तक तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट वीडियो आप देखें 10 क्वेश्चन से, उसके बाद ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से देख ले, टोटल क्वेश्चन इसमें 20 होंगे और 70 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने का। तो इसके थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शन देख लूँ, मैं फिर बता दूं, फिर मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा इस वीडियो को, क्योंकि जहां तक मैं समझा चुका हूं वहां उसके बाद से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चनों को करना कंपलसरी है, 1 से लेके 5 तक जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी ये 1 मार्क्स पर बेस्ड होगा। 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे। इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें चूज द करेक्ट होंगे, चूज द करेक्ट आंसर होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, 1 वर्ड होंगे, मैच द कॉलम होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। पहले ट्रू फॉल्स नहीं आते थे, 1-2 साल पहले ट्रू फॉल्स एग्जाम में नहीं आते थे, अभी 1-2 साल से एग्जाम में ट्रू फॉल्स आना शुरू है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बोर्ड जो है पहले नहीं देता था, अब फिर से उसको यानी अभी उसने नए नए क्वेश्चन देना स्टार्ट किया, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। मैं सब बताऊंगा आपको। 6 से लेके जो 12 क्वेश्चन यानी 6 to 12 क्वेश्चन, 6 से लेके 12 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे और हमें 30 वर्ड में उनको लिखना है। 13 to 16 क्वेश्चन, 13 से लेके जो 16 क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे और 75 वर्डों में हमें उनको लिखना है। और 70 से लेके 20 यानी 17 से 20 तक जो क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के होंगे और 120 वर्ड में हमें लिखना है, यानी बोर्ड की इतनी लिमिट है, ऐसी वो गाइडलाइंस दे रहा है। तो यहाँ पर जो 6 to 20 क्वेश्चन यानी 6 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव को छोड़ दिया गया, 1 to 5 ऑब्जेक्टिव होंगे,
उनमें इंटरनल चॉइस रहेगी, यानी हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया रहेगा। एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको जो क्वेश्चन के ऊपर आपकी कमांड अच्छी है जिसके आंसर पे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट आंसर, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने पहले ही बता चुका कि इसका एक पार्ट मैं बना चुका हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन में, हर जो एमसीक्यू है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें मैंने आंसर को बताते हुए इसको आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक पार्ट में इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आगे की हम बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और हम डायरेक्ट क्वेश्चन 10 के बाद देखते हैं, क्योंकि यहां तक तो मैं आपको समझा चुका हूं, वही वीडियो है ये, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बना चुका था, यहां से हम देखते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका था, IUPAC नेमिंग वगैरह। यहां से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11, यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट वन डिफरेंस बिटवीन विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो अभी सैंपल पेपर में दिए हैं, इसके पहले बोर्ड ने लगभग, मैं बात करता हूं कि लगभग 20 से 25 सालों में ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में उसने नहीं दिए, या हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है पहले ये सिलेबस में ना रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बुकों में रहे हैं पहले से भी। जैसे ठीक है, हमने कहा कि 2019 से 2019 से एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है एमपी बोर्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है एनसीईआरटी का पार्ट है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन उसने एग्जाम में पहले कभी नहीं दिए। तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना, हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, या हो सकता है उसका पर्पस ये है कि इस प्रकार की गाइडलाइंस देना चाह रहा है कि अब बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देना शुरू करेगा, तो हमें इन क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना है, हमें इनकी भी प्रिपरेशन करके चलना है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन है। पहले उसने आज के पहले, यानी जो इस साल का सैंपल पेपर है, इसके पहले उसने अपने सैंपल पेपर में भी कभी इन क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं किया। तो यहां पर हम देखते हैं, तो जैसे लिख रखा है हमने विनाइलिक हैलाइड, तो विनाइलिक हैलाइड क्या है? कंपाउंड विच हैज X मतलब हेलोजन एटम बॉन्डेड टू वन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन, यानी जो हेलोजन अटैच होगा वो एलिफेटिक, विनाइलिक मतलब एलिफेटिक, तो एलिफेटिक यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा वो कार्बन। तो यहां पर हम देखते हैं, इसका एग्जांपल उसने दे रखा है। तो विनाइलिक हैलाइड कंपाउंड विच हैज वन X मतलब हेलोजन एटम बॉन्डेड टू वन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ एन एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। तो यहां पर जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, 11th क्लास में ही पढ़ा है, मैं फिर आपको बता दूं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है, यानी सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, चूंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है यानी उसके सभी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो इसलिए sp3 हाइब्रिड स्टेट आती है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर जो कार्बन है वो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर जो दोनों कार्बन है ये sp हाइब्रिड स्टेट में होते हैं। इसके लिए भी मैंने हाइब्रिडाइजेशन का एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इसको थोड़ा बहुत समझाया है। तो यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड यानी एल्कीन में जो हेलोजन जुड़ा है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। तो विनाइलिक हमें चूंकि एक स्टेटमेंट देना है। अराइल हैलाइड, अब अराइल किसको बोलते हैं? जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है तो अराइल बनता है, जिसको हम फिनाइल भी बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब बेंजीन के ऊपर हेलोजन अटैच होगा, अब यहाँ पर भी ध्यान दें, जब हम बात करेंगे बेंजीन की तो यहाँ पर जो हेलोजन अटैच है वो भी हेलोजन उस कार्बन से अटैच है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अगर हम सर्कल की बात ना करें तो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है,
यानी डबल बॉन्ड है, तो जब भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा। तो यहाँ पर भी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन भी यहाँ पर sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एल्कीन में हेलोजन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, और जब बेंजीन में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो भी डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर अराइल हैलाइड। तो ऐसे हमें एक एक स्टेटमेंट यहाँ का बताना है। अब चूंकि इंटरनल चॉइस है तो हर क्वेश्चन में ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है 11 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शनल ये कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन अलाइलिक और हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अब हमें इसमें एक एक स्टेटमेंट देना है। मैं फिर बता दूं ये दोनों क्वेश्चन बहुत नए हैं, हो सकता है ये दोनों के दोनों एग्जाम में आए इस साल, या हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए, या ये हो सकता है कि पहले कभी नहीं दिया हो तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन हमें इनको अवॉइड नहीं करना है, थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं अलाइलिक हैलाइड, तो क्या बात कर रहे हैं, हेलोजन एटम, हेलोजन को किससे डिनोट करते हैं हम, एक्स से। हेलोजन एटम इज अटैच्ड sp3 hybrid carbon atom and that is attached to carbon atom with double bond यानी sp2 hybrid कार्बन। मतलब हम ये बता रहे हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, मतलब उसके चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उस sp3 से जो कार्बन अटैच है वो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, तो इसको हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड मतलब इसमें हेलोजन एटम यानी जो हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, और ये sp3 हाइब्रिड कार्बन किससे अटैच है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, यानी एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन से अटैच होगा, और हेलोजन बॉन्डेड टू साइड चेन कार्बन बेंजीन रिंग। तो यहां पर इसको समझें, इन दोनों में सिमिलरिटीज भी है, यहां पर भी हेलोजन sp3 से अटैच है, यहां पर भी हेलोजन sp3 कार्बन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसके आंसर को देख रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर को नोट कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट आप इन्हीं के अनुसार इसकी तैयारी कर सकते हैं और बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन सी, जैसे हम जानते हैं विटामिन सी वाला क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से, तो बायोमोलिक्यूल में भी 4-5 टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है और एंजाइम्स है, ऐसे 4-5 टॉपिकों पे पूरा वो चैप्टर है। तो ये विटामिन से रिलेटेड है। जैसे हम जानते हैं विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो विटामिनों को शुरू में नाम नहीं पता था क्या रखे जाए, तो उनको अल्फाबेटिकल नाम दिए गए, अल्फाबेटिकल जैसे ABCDE के इस टाइप से उनको नाम दिए गए। कुछ विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे फैट में सॉल्युबल विटामिन एडेक होते हैं, ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट्स में ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। और इसके बाद जो विटामिन बचा, जैसे विटामिन बी बचा और विटामिन सी, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जनरली हमारे अंदर जितने भी कंपाउंड होते हैं पॉइजनस, या तो स्वीट पसीने के माध्यम से निकलते, स्वेट के माध्यम से, या फिर यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो जनरली हम जानते हैं कि जो विटामिन सी है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो वाटर में डिसॉल्व होकर वो हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर, विटामिन सी डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व, सो द बॉडी कांट स्टोर इट फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक इसको स्टोर नहीं कर सकती है। और द बॉडी एक्सक्रीट्स, यानी बाहर निकालना, मतलब हम ये कह सकते हैं वेस्टेज मटेरियल के फॉर्म में, थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू इसको वो बाहर निकाल देती है, इसलिए ज्यादातर हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखें, विटामिन डी इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, यानी विटामिन डी ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड होता है।
अब हमने अभी बताया कि जो विटामिन ए डी ई के होते हैं ये फैट और ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, और चूंकि यूरिन से डायरेक्ट जो होता है वो ऑयल बाहर नहीं निकलता है, इसलिए हम बोलते हैं स्टोर कर सकती है बॉडी इसको। तो विटामिन डी इज स्टोर्ड इन द बॉडी बिकॉज इट इज फैट सॉल्युबल, फैट में सॉल्युबल है, विच मीन्स इट डिजोल्व इन फैट एंड ऑयल्स, नॉट वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं है। दिस अलाउज द बॉडी टू स्टोर इन फैटी टिश्यूज, यानी जो हमारी बॉडी के फैटी टिश्यूज हैं उसमें ये स्टोर होता है। एंड द लीवर, लीवर में भी कभी कभार जैसे सुना होगा, जैसे बहुत सारे जो पर्सन होते हैं उनमें बोलते हैं लिवर फैटी हो गया, लिवर फैटी हो गया यानी लीवर में फैट जमा हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में फिर बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन भी नए हैं, ये भी आज तक बोर्ड ने पहले कभी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे, हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 था और क्वेश्चन नंबर 12 था इनको हमें अवॉइड नहीं करना। मैं फिर बता दूं, हो सकता है ये एज इट इज उठा के बोर्ड अपने फाइनल एग्जाम में दे दे, या हो सकता है पहले कभी नहीं दिए हो तो हो सकता है कोई इसको सेलेक्ट करके बाहर कर दे कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ने पहले नहीं देखे तो नहीं आ पाए। लेकिन हमें इनको चूंकि सैंपल पेपर दिया है तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज अ रेट एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी के क्या है यहाँ पर रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ पर भी इसकी यूनिट दे रखी है, यानी जो के की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर हमने देखा है, हमने इसके दोनों को आंसर को लिखा है, यानी हमें क्या निकालना है इसमें, हमें यहाँ पर निकालना है इसका रेट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आप इसको इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मोटा मोटा मैं आपको बताता जाऊं, जहां लगेगा मुझे समझाना है वहां मैं आपको समझाता जाऊंगा। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखें, एलिमेंट्स एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाई, यानी इसका जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर डी ब्लॉक या फिर क्या आना था ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते। वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है, जैसे हमने बोला सोडियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम की वैलेंसी +1, कैल्शियम की +2, मैग्नीशियम की +2, बेरियम की जैसे हमने बोला +2, एल्यूमिनियम की +3। तो ऐसे इनकी फिक्स नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनकी लास्ट सेल से ठीक पहले वाली सेल जिसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, उसके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनकी जो वैलेंसी होती है यानी वेरिएबल होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नीज, जैसे एग्जांपल दिया है मैग्नीज, तो जो कि मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3d5 और 4s2 होता है, मैग्नीज का 3d5 4s2। तो अगर s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 1/1 डी के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और d का 1 किया तो हम बोलेंगे +3। अगर मान लो s के 2 और d के भी 2 किए तो बोलेंगे +4। तो ऐसे जो मैग्नीज है यानी +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख रखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल स्टेट ऑक्सीडेशन इन देयर कंपाउंड्स, अपने कंपाउंड में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आती है। देयर इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन n-1d, n-1d मतलब लास्ट सेल से ठीक पहले वाला ऑर्बिटल, और ns ऑर्बिटल यानी लास्ट सेल के ऑर्बिटल के साथ साथ ये भी पार्टिसिपेट करते क्योंकि उनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1d ऑर्बिटल्स as well as
NS ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी लास्ट सेल के ऑर्बिटल NS के साथ साथ D के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज exhibited when the NS इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अगर मान लो S के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो D ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कुछ आबाऊ जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए +1 भी शो कर सकते थे और +2 भी शो कर सकते थे। लेकिन D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। तो हमें उसको एक्सप्लेन करना है। क्या बोला है? राइट विद एग्जांपल, एग्जांपल भी देना है। तो एग्जांपल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +2 to +7। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। और D ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब D ब्लॉक एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, उसका भी हमें एग्जांपल देकर बताना है। तो जो एलिमेंट है यानी D ब्लॉक एलिमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। यानी किसी एटम की आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब जैसे मान लो S सब शेल में 1 बॉक्स होता है, P में 3 बॉक्स होते हैं और D में 5 बॉक्स होते हैं, यानी D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। चूंकि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है D ब्लॉक एलिमेंट की वो D ऑर्बिटल और D सब शेल के कारण। अगर मान लो किसी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलते हैं अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलते हैं पेयर्ड। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन है वो 0 होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसलिए मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर D ऑर्बिटल में इस टाइप का अगर ये फिल है, यानी इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? तो हम इसका आंसर देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल्स विच क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड उसके ऊपर चार्ज होता है, सिंगल चार्ज, बाकी पेयर्ड होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कॉसेस पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक नेचर के हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। दिस मींस दैट द सब्सटेंसेस इज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हमें एग्जांपल बताना है, तो एग्जांपल हम क्या बता सकते हैं? तो एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पर आयरन का एग्जांपल ले लिया। किसका एग्जांपल ले लिया हमने? आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3d6 और 4s2। तो अगर हम बात करें तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हम ये कहेंगे D ब्लॉक की, जैसे आयरन के इन सब शेल को हम आउटर मोस्ट सेल की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर हम बात करें D की, तो D सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? 6 है। अगर हम इसको आबाव के अकॉर्डिंग फिल करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यानी पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमें एग्जांपल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम 15। अज्यूम द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन फॉर आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। यानी हमें ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर बताकर SN1 और SN2 कैटेगरी के बेस पर उसको हमें अरेंज करना है। तो SN1 जो रिएक्शन है ये SN से लिया गया। अब यहाँ पर N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और S होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, यानी SN सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब ये अल्काइल हैलाइड में बताया गया। किसमें बताया गया? RX। चूंकि यहाँ पर X कार्बन से अटैच है, R कोई कार्बन होगा, जैसे हमने R की जगह CH3 रख दिया मिथाइल ग्रुप, तो हमने बोला X सीधे कार्बन से अटैच है।
तो एक्स जो है वो कार्बन से यानी न्यूक्लियस से अटैच है। चूंकि एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए एक्स यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। अगर इसके कांटेक्ट में कोई ग्रुप ऑफ एटम आता है जिसको हम NU बोलते हैं यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, चूंकि एक्स को कोई भी एटम नहीं हटा सकता है लेकिन ग्रुप ऑफ एटम इसको हटा सकता है। सपोज करो इसके कांटेक्ट में OH आया, अब ये 2 एटम का ग्रुप है तो ये एक्स को यहां से रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ROH ये बनेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो OH है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू एक्स। जैसे एक्स अटैच था R से वैसे OH इससे अटैच हो गया। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जब एल्काइल हैलाइड को हमने वाटर में डाला, वाटर में डालते हैं तो जो वाटर का OH पार्ट है यानी जो हाइड्रोक्साइड पार्ट है वो एक्स को रिप्लेस करके उसकी जगह अटैच हो जाएगा। तो कैसे एक्स अलग हुआ वाटर में डालने पर OH के द्वारा, तो इसको एसन रिएक्शन द्वारा बताया जाता है। तो अल्काइल हैलाइड भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड RCH2X, एक होता है सेकेंडरी RRCHX, एक होता है टर्शरी RRCX। यानी जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैसे इनका एक्स रिप्लेस होता है। चूंकि अल्काइल हैलाइड 3 टाइप के होते हैं यानी इनकी वाटर में रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है। तो जो एसएन रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2। यानी R से X कैसे अलग हुआ, इसको 2 मैकेनिज्म और 2 मेथड द्वारा बताया गया, SN1 और SN2। तो जनरली जो SN1 रिएक्शन देते हैं वो टर्शरी हैलाइड यानी जो टर्शरी हैलाइड होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं वाटर में SN1 मेथड के थ्रू। और SN2 में जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो वाटर में डालने पर SN2 प्रोसेस द्वारा डिकम्पोज होते हैं। तो यहाँ पर इसके बेस पर इन दोनों को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर हम इनका ऑर्डर एक बार देख लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो SN1 है यहाँ पर, तो SN1 रिएक्शन कौन दे रहा है, टर्शरी दे रहा है। टर्शरी को अगर हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड को वाटर में डालेंगे तो उसका डीकंपोजिशन SN1 मैकेनिज्म द्वारा होगा। और यहाँ पर SN2 में जैसे हमने देखा कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है उसका डीकंपोजिशन, तो पहले हमने क्या किया, ब्रोमोब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं, यानी आइसोमर मतलब आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूले डिफरेंट टाइप के होंगे, वो कहलाएंगे आइसोमर्स। और फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो उसके आइसोमर बना के इसको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, और में राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये भी मैं बता दूं, अभी ये 2-3 साल से IUPAC नेम यानी कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा IUPAC नेम लिखो, या फिर IUPAC नेम दे देंगे और बोलेगा स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये भी अभी 2-3 साल से एग्जाम में आने लगे। इसके पहले IUPAC वाले क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड ने पहले कभी नहीं दिए, ये अभी 2-3 साल से आने लगे। तो चूंकि पूरा नॉमेनक्लेचर 11th क्लास में है तो कहीं ना कहीं 11th क्लास का ही इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। और 12th में भी टीचर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं कॉमन नेम और IUPAC नाम बताता है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो रिवीजन भी हो जाता है। तो इनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगे हैं और आते हैं। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे दिया यहाँ पर 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कार्बन की चेन को पकड़ना है। तो यहाँ पर दे रहा है पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 5 कार्बन को हमने यहाँ पर नोट किया, 5 कार्बन लिखे। फिर हमें क्या करनी, इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कहते हैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं हम। हमने एल्केन यानी पेंटेन मतलब एल्केन, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन। तो ज्यादातर जनरली हमें नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम IUPAC नाम लिखते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है। तो पेंटेन हमने लिख दिया 5 कार्बन। फिर क्या बोले, 3rd नंबर पर मिथाइल, तीसरे नंबर पर मिथाइल यानी CH3 को अटैच कर दो। 2nd नंबर पर आप Cl यानी क्लोरो अटैच कर दो। अब कार्बन की वैलेंसी आप कवर कर दो। तो कार्बन के पास से एक लाइन गुजरी यानी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यहाँ पर बोलेंगे CH2। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बोलेंगे CH। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बोलेंगे CH।
और यहाँ पर क्या अटैच कर दिया हमने CH3। तो एक इसका स्ट्रक्चर बन गया 2-chloro-3 methyl पेंटेन। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं। यहाँ पर हम सेकंड देखते हैं 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। तो हमें क्या करना है, पहले हमें वर्ड रूट पकड़ना है। वर्ड रूट मतलब जैसे एक कार्बन वाले को मीथ, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, टॉक, नॉन, डेक, ऐसे ये इनको वर्ड रूट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। तो ब्यूट का मतलब होता है 4, ब्यूट मतलब 4। तो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले हमने यहाँ पर 4 कार्बन लिख दिए, ये हमने इसको बोला ब्यूट। फिर हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हमने राइट टू लेफ्ट कर दी, 1 2 3 4 ऐसे हमने नंबरिंग कर दी। फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर, यानी पहले नंबर पर और फोर्थ पोजीशन पर, यानी डाई यानी 2, ब्रोमो यानी ब्रोमीन अटैच है, तो हमने यहाँ पर Br अटैच कर दिया। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर यहाँ पर हमने Br अटैच कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर के कार्बन पर इन लगा, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी सभी कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच किया। तो कार्बन की वैलेंसी चेक कर सकते हैं। जब भी हमें देखना है कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो कार्बन के पास से जितने लाइनें होकर गुजरती हैं, पास होती हैं, उतने इलेक्ट्रॉन उसके यूज हो गए। तो यहाँ पर कार्बन के पास से कितनी लाइनें पास हुई, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए। टोटल इसकी वैलेंसी 4 होती, तो क्या लिखेंगे, CH2, इससे 3 लाइनें होकर पास हो रही, यानी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। CH, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इससे 2 लाइनें पास हो रही, यानी क्या बोला हमने, CH2। तो ऐसे हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड नंबर का, थर्ड 1,4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो कंपाउंड हम उनको एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। होते तो ये साइक्लिक है यानी क्लोज चेन वाले, बट इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड से मैच होती है, एल्केन से, एल्कीन से और अल्काइन से। अगर इनमें सिंगल बॉन्ड है साइक्लो वाले में, तो बोला प्रॉपर्टी एल्केन से मैच होगी। अगर साइक्लो वाले में डबल बॉन्ड आ गया तो बोलेंगे एल्कीन से मैच हो रही प्रॉपर्टी, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन से मैच हो रही इसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर साइक्लो हेक्सेन मतलब, अब इसका नाम एल्केन के बेस पर रखा गया, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन वाली एक क्लोज चेन। तो हमने जैसे यहाँ पर 6 कार्बन वाली एक क्लोज चेन बना ली, ये क्लोज चेन है, 6 कार्बन वाली हमने एक चेन बना ली। अब चूंकि हमने इसको बोला हेक्सेन, अब हेक्सेन जैसा तो है नहीं, क्योंकि हेक्सेन का फॉर्मूला अलग होगा, ये फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पर इसमें और साइक्लो में और एल्केन में ये डिफरेंस है, ये सिमिलरिटीज है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें भी होता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, ये साइक्लो बन गया। अब हमें नंबरिंग करनी है, हम नंबरिंग कहीं से भी कर देते, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या बोल रहा है, पहले नंबर पर क्लोरीन जोड़ दो, यानी यहाँ पर हमने क्या अटैच कर दिया, Cl, और फोर्थ नंबर पर क्या अटैच कर दिया हमने यहाँ पर, C2H5, क्या अटैच कर दिया, C2H5। हम देखते हैं इस कार्बन के यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक H अटैच होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 H अटैच होंगे, इससे भी 2 H, इससे 1 H अटैच होगा, इससे 1 H और इससे 1 H। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको सिस्टमेटिकली बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से देखें, हम यहाँ पर इसमें 6 कार्बन है और आपस में हमने क्या किया, इसको सिंगल बॉन्ड द्वारा हमने इसको बनाया। यहाँ से नंबरिंग करी थी, इस कार्बन को 1 नंबर दिया था, Cl अटैच कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या अटैच कर दिया, C2H5। इन दोनों कार्बन को छोड़ दिया जाए, बाकी हर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो सबसे हमने क्या जोड़ दिया, H2। केवल इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके 2 फ्री है और इस पे 1। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। तो ऐसे हमने इसके स्ट्रक्चर बनाना सीखे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट। चूंकि वीडियो हमारा ज़्यादा समय ना ले, इसलिए पहले से भी मैंने इनके आंसर यहाँ पर बता रखे। हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करोगे आप, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, बेंजीन टू एनिलीन, फिर बेंजामाइड टू एनिलीन कैसे हम बनाएंगे, तो इसको हम देखते हैं। पहला क्या है, बेंजीन टू एनिलीन और बेंजामाइड टू एनिलीन। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास है बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन। तो पहले हमने बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ
नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, लेकिन आप ध्यान रखना जब भी हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 99% रिएक्शनों में हम उसको HONO2 लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से अटैच होता है तो हमें प्रोडक्ट समझ में आने लगता है। तो HNO3 को डायरेक्ट ना लिखकर हमने क्या लिखा, HONO2। अब जो NO2 है वो यहाँ पर अटैच हो गया, हम देख सकते हैं जहां पर अटैच हुआ वहां से उसने H रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कवर है, आपस में भी अल्टरनेट बॉन्ड द्वारा अटैच है और हर कार्बन से H अटैच है। तो जो H रिप्लेस किया उस H ने इस OH से रिएक्ट किया और क्या पास हो गया, यहाँ पर H2O बाहर निकल गया और NO2 वहां जुड़ गया। तो NO2 जुड़ गया बेंजीन से, तो क्या बोला हमने, नाइट्रो बेंजीन, और इसका फॉर्मूला क्या आया, C6H5NO2। ठीक है, उसके बाद बनाना क्या है, बनाना हमें एनिलीन है। तो कोशिश करें कि जो कन्वर्जन आते हैं हमें पहले से इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पता हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो उसके बाद नाइट्रोबेंजीन का क्या किया हमने, SN प्लस HCl की प्रेजेंस में हमने इसका रिडक्शन करवाया तो इसके 2 ऑक्सीजन इसके 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, 2H2O, और जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उससे 2H अटैच हो गए, तो ऐसे यहाँ पर क्या बना, ये एनिलीन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, एनिलीन, और फॉर्मूला क्या है, C6H5NH2, ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म हुआ। फिर हम क्या बोले, बेंजामाइड, बेंजामाइड को किसमें कन्वर्ट करना, एनिलीन। अब हमें पता है एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अटैच होगा तो उसको बोलेंगे हम एनिलीन, बाकी हम उसको अमाइनो बेंजीन भी बोलते हैं। बेंजामाइड जब C6H5 किससे अटैच होगा, CONH2 से, तब हम बोलेंगे इसको बेंजामाइड। तो बेंजामाइड से एनिलीन कैसे हम बनाएंगे, तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी नेम रिएक्शन है, बहुत सारे कन्वर्जन है और बहुत सारे व्हाट हैपन व्हेन से रिलेटेड रिएक्शन है। तो जो एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड तभी प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट होगा। एनिलीन क्या है, प्राइमरी एमाइन, जब R से NH2 अटैच होगा तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। तो एनिलीन मतलब प्राइमरी एमाइन। तो एसिड एमाइड से प्राइमरी एमाइन केवल हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है उसमें बनता है। तो ऐसे हमें समझ में आना चाहिए कि हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं, इसको भी मैंने बताया। तो बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या है, बेंजामाइड का फॉर्मूला C6H5CONH2। बेंजीन से जब CONH2 जुड़ा होगा तो हम उसको बोलेंगे बेंजामाइड। अगर यहाँ R रखते तो एसिड एमाइड हो जाता है। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो जब बेंजामाइड को ब्रोमीन वाटर और NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एनिलीन बनेगा C6H5NH2, और रिएक्शन को बैलेंस करने पर NaBr, Na2CO3 और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे हम बेंजामाइड को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं आगे, हाउ विल यू कन्वर्ट, यानी थैलेमाइड। थैलेमाइड मतलब जब बेंजीन से क्या अटैच होगा, बेंजीन से अटैच होगा यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और NH, इसको बोल रहे हैं हम थैलीमाइड। थैलीमाइड से हमें क्या बनाना है, एन अल्काइल थैलीमाइड बनाना है। फिर नेक्स्ट सेकंड क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड यानी बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा, बेंजीन के ऊपर अटैच होगा CH2 और उससे अटैच होगा Cl। तो बेंजाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, एन डाई मिथाइल फिनाइल मेथेनामीन, ये बनाना है। दोनों रिएक्शन हार्ड है, ये भी पहले कभी बोर्ड ने एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, यानी पहले भी जो मैं बताते जा रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें ध्यान रखना है कि अब बोर्ड हो सकता है नए क्वेश्चनों को इंक्लूड करे, क्योंकि बार बार सब वही देता आ रहा है तो बच्चों के माइंड में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है और टीचर भी लगातार वही पुराने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर पुराने क्वेश्चन आते तो हम पहले से प्रिपेयर हैं, टीचर गाइडलाइंस दे रहा है, ये आते हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन हमें नए क्वेश्चनों का भी माइंडसेट करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में अगर आ गए तो हम क्या करेंगे। तो हालांकि क्वेश्चन तो वो सब वही है, बट चूंकि एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल टप कर दिया और थोड़ा सा क्वेश्चनों को घुमा देता है। तो थैलेमाइड से हमें क्या बनाना है, यानी एन अल्काइल थैलीमाइड, और बेंजाइल क्लोराइड, इससे हमें क्या बनाना है, एन डाई
मिथाइल फिनाइल मेथेनामीन, इसको बनाना है। तो मैंने इसके भी आंसर यहां पर लिख रखे, तो हम यहां पर देखते हैं। अब थैलेमाइड, मैंने आपको पहले भी बताया, थैलेमाइड जब बेंजीन रिंग से इस टाइप का स्ट्रक्चर अटैच हो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर कार्बन इससे अटैच है, यानी इस कार्बन से और इस कार्बन से, और ये इसका स्ट्रक्चर है, N से H अटैच है, तो इसको बोलते हैं हम थैलीमाइड। तो थैलीमाइड को किसके साथ रिएक्ट कराया? KOH के साथ। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और AlC मतलब एल्कोहल मिला हो, इससे रिएक्ट करवाया। तो यहां से क्या निकल जाएगा, ध्यान दें, यहां से H निकलेगा और यहां से OH, तो क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। अब H2O बाहर हो गया तो H की जगह क्या अटैच हो गया, K, तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, NH की जगह यहां पर आ गया NK आ गया। तो पहले था थैलीमाइड, अब थैलीमाइड से अटैच हो गया पोटेशियम, तो इसको नाम दिया हमने पोटेशियम थैलीमाइड। बनाना क्या है हमें, एन अल्काइल थैलीमाइड। अब इसको RX से रिएक्ट करवा दिया, RX मतलब अल्काइल हैलाइड, तो यहां पर जो X है वो K के साथ KX फॉर्म में बाहर निकल गया, और K की जगह क्या अटैच हो गया, R। तो अब जब K की जगह R अटैच हो गया तो N से R अटैच हो गया, और N क्या है, अल्काइल, तो हमने बोला N से R अटैच है, यानी N अल्काइल। क्या बोल रहे हैं हम, N अल्काइल, और बाकी क्या था पहले, थैलीमाइड, तो ऐसे बना N अल्काइल थैलीमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम यहां पर। सेकंड क्या है, हमें बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करना है, एन डाई मिथाइल मेथामीन में कन्वर्ट करना है। तो बेंजाइल क्लोराइड जब बेंजीन के ऊपर CH2 अटैच हो और उससे Cl अटैच हो, उसको बोल रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो पहले हमने इसको अमोनिया से रिएक्ट करवाया। एक चीज ध्यान रखना, जब भी अमोनिया से किसी को हम रिएक्ट करवाते हैं तो जनरली अमोनिया को भी हम HNH2 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, HNH2। तो यहां से Cl और यहां से H, यानी HCl बाहर हो गया, और Cl की जगह क्या हो गया, NH2 अटैच हो गया। तो ये वाला कंपाउंड यहां पर बना, इसको था बेंजाइल क्लोराइड, वो कहलाएगा बेंजाइल अमाइन, हम इसको ऐसा बोलेंगे, बेंजाइल अमाइन। तो इसको किससे रिएक्ट करवा रहे हैं अब हम, क्योंकि हमें बनाना ये है। तो CH3I, इसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते थे, CH3Cl, हम क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर CH3I, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म से हमने रिएक्ट करवाया यहाँ पर, तो यहाँ से NH2 को हम ऐसा भी लिख सकते थे, NHH। तो एक H जो है वो डायरेक्ट आयोडीन के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी HI, और वहां पर H की जगह क्या अटैच हो जाएगा, CH3। तो ऐसे क्या हो जाएगा, बेंजीन पर CH2, NH और CH3, ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया। फिर इसको अगेन आयोडोफॉर्म से रिएक्ट कराया, तो फिर यहाँ से जो H है वो आयोडीन के साथ HI फॉर्म में बाहर निकल गया, और जो CH3 है उसकी जगह अटैच हो गया, तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब N से कितने CH3 अटैच है, 2, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, N से एक बार CH3 अटैच है, N, फिर N से एक और CH3 अटैच है, NN, CH3 का नाम मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और बेंजीन से जब यहां पर CH2 अटैच होगा यहां पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल फिनाइल, इसमें फिनाइल वर्ड छूट गया, फिनाइल, फिनाइल, और CH2 को N के साथ बोलेंगे हम मेथेनामीन, यानी NN डाई मिथाइल, और N के साथ CH2 को बोलेंगे हम मेथेनामीन, और यहां पर इससे क्या अटैच है, फिनाइल, तो हम इसको बोलेंगे NN डाई मिथाइल फिनाइल मेथेनामीन, ऐसे इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन। डिफाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और एस्टेब्लिश अ रिलेशन ऑफ इट विथ मोलेलिटी, मोलेलिटी के साथ इसका रिलेशन बताना है। तो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड, जो लिक्विड है वो लिक्विड से वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो जब हम जानते हैं अगर लिक्विड को हमने सॉल्वेंट माना, सॉल्वेंट जनरली नेचुरल सॉल्वेंट में हम वाटर लेते हैं, तो वाटर नेचुरल सॉल्वेंट है, तो जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373.15 डिग्री सेल्सियस है, 373 सॉरी
जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में कितना है 373.15 केल्विन, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो वाटर में जब हम कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें, सॉल्यूट मतलब ऐसा जो वेपराइज ना होता हो, यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूट मिलाने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है, उसको बोलेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल टीबी से डिनोट करेंगे। तो डेल क्या है, यहां पर चेंजेस है, बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो बी बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट में जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होता है, उसको बोलेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बताना है हमें, डिफाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जनरली वाटर की बात करते हैं, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो जब हमने वाटर में नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपराइज नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल टीबी। किससे रिप्रेजेंट किया हमने उसको, डेल टीबी से रिप्रेजेंट किया। तो ये तो हमने डिफाइन किया। अब हम डेल टीबी का रिलेशन किसके साथ बताना है, हमें मोलेलिटी के साथ बताना है। मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड मोलेलिटी। तो डेल टीबी और हमें मोलेलिटी का रिलेशन बताना है, इसको हम आगे देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं इसका रिलेशन। तो हम जानते हैं कि जब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो टीबी है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये टी नॉट बी है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। और डेल टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो डेल टीबी है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज होगा जितना उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, डेल टीबी प्रोपोर्शनल एम, डेल टीबी प्रोपोर्शनल एम। अब हमने एम को यहां पर क्या माना, एम को हमने यहां पर मोलेलिटी माना। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आया, केबी आया। केबी एक कांस्टेंट है तो केबी क्या है यहां पर, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। तो डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अब एम क्या है यहां पर, मोलेलिटी। अब मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो ऐसे मोल इक्वल्स टू होता है, हम पढ़ चुके पहले, मास अपॉन मोलर मास, और केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर देखते हैं WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 इंटू WA क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि जब हमने ऊपर 1000 लिख दिया तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूले को m की जगह पुट किया, तो m की जगह पुट किया तो एक नया फॉर्मूला बना, डेल टीबी केबी, क्या आ गया केबी, और हमने m की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो यहाँ पर हम इसको आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर, ये तो हमने डेल टीबी बराबर बताया, अब अगर हमें MB को शिफ्ट करना तो MB को यहाँ ले आएंगे और डेल टीबी को यहाँ ले जाएंगे, तो नया फॉर्मूला आएगा MB इक्वल्स टू KB इंटू WB अपॉन डेल टीबी इंटू WA इंटू 1000। ये फॉर्मूला आ गया। तो ये रिलेशन है डेल टीबी और MB का आपस में, ये रिलेशन है जो हमें इसको बताना है। एक बार आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, ये रिलेशन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है, तो आप चाहें तो इसको पूरा नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी दे रखा है, डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर में 36 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व कर रखा है इन सॉसपैन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम इसको, सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल,
और 1.013 बार। केबी की वैल्यू उसने दे रखी 0.52 केजी मोल इनवर्स। एक चीज ध्यान रखना आप, जब भी 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो जो सॉल्वेंट यानी वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.53 इंक्रीज हो जाता है। फिक्स्ड वैल्यू है तो इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, उसको केबी से हम डिनोट करते हैं। तो 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर में 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो जाता है, 0.52। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सॉल्यूशन का हमें एक प्रकार से यहाँ निकालना है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले समझते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, चूंकि मैंने इसलिए इनको सॉल्व कर रखा है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अभी हमने फॉर्मूला बनाया डेल टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 एमबी इंटू डब्ल्यू ए। तो हमें इनके मीनिंग पता होना चाहिए। केबी क्या है यहाँ पर, केबी है यहाँ पर मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ पर केबी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है उसने 0.52। क्वेश्चन में पढ़ के जो वैल्यू सबसे कम है वो कहलाएगा सॉल्यूट। तो डब्ल्यू बी दे रखा है यानी 36 ग्राम सॉल्यूट है, और एम बी चूंकि उसने मोलार जो फॉर्मूला है वो नहीं दिया है तो एम बी क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट या मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें इसको क्वेश्चन में नहीं दे रहा, हमें निकालते आना चाहिए क्योंकि सॉल्यूट का ही मोलार मास देंगे। तो कार्बन का मास होता है 12, नंबर ऑफ कार्बन 6, हाइड्रोजन का 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 6। तो यहाँ पर टोटल करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 180। तो ऐसे यहाँ पर 180 दिया। डब्ल्यू ए भी दे रखा है 1 केजी, केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। केबी की जगह 0.52, डब्ल्यू बी की जगह 36 रख दिया, 1000 पहले से था, एम बी की जगह 180 रख दिया, डब्ल्यू ए किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया तो डेल टीबी की वैल्यू क्या आएगी 0.104। अब ये तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल टीबी की वैल्यू यहां से मिल गई और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम जानते हैं ये होता है। दोनों को क्या किया हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो यहां पर इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर यहां पर आ गया 373.254 केल्विन। तो ऐसे हमारा वो न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश बबल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ओपनिंग ऑफ बॉटल ऑफ सोडा वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो जब भी हम भी रूम टेम्परेचर पर सोडा वाटर यानी किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन जब हम ओपन करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। हम पहले भी जानते हैं जो सोडा वाटर है उसमें CO2 गैस को प्रेशर के साथ यानी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व कर दिया गया प्रेशर के साथ। हम जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर गैस लिक्विड में या वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगी। तो जब हमने उसका ढक्कन ओपन किया तो क्या हो गया, उसके प्रेशर को हमने कम कर दिया क्योंकि ढक्कन बंद था तो प्रेशर अंदर ज्यादा था। ढक्कन हमने उसका ओपन कर दिया तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने पर जो गैस हमने डिसॉल्व करी थी वो धीरे धीरे बबल्स फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो अब हम इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पर सोडा वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्या भरा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व अंडर प्रेशर व्हेन द बोतल इज ओपन, यानी उसमें CO2 गैस भरी हुई थी। जब बॉटल का यानी उसका ढक्कन ओपन किया गया द प्रेशर इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस, बॉटल के अंदर का प्रेशर कम हुआ और सॉल्युबिलिटी भी उसकी क्या हुई, डिक्रीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड की। तो द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड
want to rapidly expand and come out of the bottle, तुरंत मतलब तेजी से वो फैली और बाहर आना शुरू कर दिया उसने। तो द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन द लिक्विड इज कॉल्ड एफरवेसेंस। इसको क्या बोलेंगे? एफरवेसेंस। बुलबुलों के रूप में, बबल्स के रूप में गैस का लिक्विड से बाहर आना क्या कहलाएगा? एफरवेसेंस। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हम, एक बार देख लें आप इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। 200 cubic centimeter of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein. क्या करना है? अब इसको ध्यान से सुनो। यानी हमें कोई ये वैल्यूज दे रखी, ऐसा सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और जिसमें प्रोटीन का अमाउंट क्या है? 1.26 ग्राम है। किसका अमाउंट है? प्रोटीन का। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो उसका प्रेशर है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो दे रखा है वो इतना दे रखा है। क्या निकालना है हमें? मोलार मास। क्या निकालना है? मोलार मास ऑफ प्रोटीन। यानी हमें जो प्रोटीन है वो इसमें सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट का हमें मोलार मास निकालना है। बाकी सब वैल्यू दे रखी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। तो हम इसको आगे देखते हैं यहाँ पर। तो हमने इसको भी सॉल्व कर रखा है बहुत ही सिंपली। या फिर बता दूं, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने इसको बनाया। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता पाई इक्वल्स टू WB/MB, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और बी वॉल्यूम इन लीटर, यानी वॉल्यूम को किस में बताना है? लीटर में। चूंकि हमें निकालना है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, हमें इसको निकालना है, तो हम इसको यहां ले जाएंगे और पाई को यहां शिफ्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा। MB इक्वल्स टू WB इंटू R इंटू टी अपॉन पाई इंटू V, वॉल्यूम इन लीटर। अब क्या दिया है? WB दिया है, जो कम है वो सॉल्यूट है 1.26 ग्राम। V दिया है वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 ml। चूंकि हमें यहाँ वॉल्यूम को लीटर में रखना है इसलिए हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी 0.2 लीटर। यानी 200 में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब कोई भी मिलीलीटर में वैल्यू दी है उसको डायरेक्ट 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। पाई कितना है यहाँ पर? पाई है 2.57, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और आर की वैल्यू इसने ये दे रखी है। सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो मोलार मास हमें निकालना है यानी MB। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। यानी क्या रख दिया हमने? यहाँ पर WB रख दिया, R की वैल्यू रख दी, T रख दिया, यहाँ पर हमने पाई रख दिया और वॉल्यूम इन लीटर रख दिया। तो ये इसका आंसर निकल आएगा। जो मास निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको बता देता हूं। इफ क्वेश्चन नंबर 18, इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक किसी मेटेलिक वायर में से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको सॉल्व कर रखा है। चूंकि इसको मतलब मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको सॉल्व कर रखा है, आपको मैं आंसर दिखा दे रहा हूं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जो समझ में ना आए वो आप पूछ लेना। तो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर दिखाता जाता हूं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यानी इसका आंसर जो है ये इसका आंसर यहां से स्टार्ट होगा। तो जो करंट है यानी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर।
टी कितना दे रखा, 2 घंटे, 2 आवर्स, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी 7200। नोट दैट चार्ज फॉर्मूला क्या होता, आई इंटू टी, हमने इसकी वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। इधर हम आगे देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज आ गया। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी टोटल चार्ज अपॉन चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो इसको डिवाइड कर दिया तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो होंगे। आप इसको एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन उसका, कंसीडर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस्ड 1 मोल ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, ये इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने सॉल्व किया है, इसको आप सॉल्व करना, अगर नहीं बने तो फिर मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल्स है जिसमें H की वैल्यू दे रखी, फॉर्मिक एसिड का डीकम्पोजिशन दिखाया, इसकी वैल्यू दे रखी, कोलरास लॉ के थ्रू ये सॉल्व हो जाएगा। इसको भी हम यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19, फिनॉल इज शोज एसिडिक नेचर। फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि फिनॉल शोज एसिडिक नेचर, फिनॉल एसिडिक नेचर शो क्यों करता है। तो फिनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन बेंजीन रिंग, यानी फिनॉल में OH ग्रुप है जो बेंजीन में कार्बन रिंग से अटैच होता है। दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन OH ग्रुप, यानी बेंजीन का जो कार्बन है वो OH से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि जो फिनॉल में है रेजोनेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है, पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, जिस कारण चूंकि कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है OH ग्रुप से, तो OH को क्या करता है, वो पोलर नेचर का करता है, पोलर नेचर। अभी हम इसको समझेंगे। विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, जिससे इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा, विच गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस। और हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एज प्रोटॉन, हाइड्रोजन को फिनॉल क्या करेगा, प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज करेगा। द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल आर एज फॉलोज। हम इसको देखते हैं, ये तो हमने इसको समझा। फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। रेजोनेटिंग मतलब फिनॉल बहुत सारे कैरेक्टर शो करता है, तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर देखते हैं। ये आपने देखा है। अब हमें इसको याद कैसे करना है, इसके 5 स्ट्रक्चर बनाना है। यहां पर O से क्या अटैच है, यहां पर O से क्या अटैच है, H अटैच है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये हमने अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां पर दिखाया। तो हमें इस स्ट्रक्चर के जस्ट अपोजिट इसको बनाना है, तो हमने यहां पर इसको बना लिया OH, जस्ट अपोजिट, यानी हमने बॉन्डिंग यहां पर दिखा दी इसमें। ये फिर यहां पर क्या करेगा, चूंकि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते। कितने लोन पेयर होते, 2 लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर, जब ऑक्सीजन हटने की कोशिश करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, उसके लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन की यानी कैपेसिटी यानी भरपाई पूरी करने के लिए ये H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जिस कारण यहां पर इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। और चूंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर एंटर हो चुका है,
यानी एक इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, और अंदर इलेक्ट्रॉन उसका गया पहले यहाँ पर और फिर यहाँ पर आया है, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, तो ये अपने बॉन्डिंग को शिफ्ट करता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। अब ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर और देन यहाँ पर भेज देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका, फिर ये अपने बॉन्डों को शिफ्ट करेगा, यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड रहेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा और यहाँ शिफ्ट करेगा। अब इसके बॉन्ड इस टाइप से शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर। एंड में क्या होगा, ये यहाँ पर और इसके बाद इसका लोन पेयर इसके पास आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हर वो मॉलिक्यूल जो जितनी प्रॉपर्टी जितने कैरेक्टर शो करता है उतने उसके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। सारे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। डबल हेडेड एरो द्वारा हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण फिनॉल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम इसकी एक चीज को और अलग से समझते हैं। जब इसका लोन पेयर यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जब अंदर एंटर हुआ तब इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, यानी इसमें जो है ये बॉन्ड पेयर है, यानी बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट किया, तो क्या बना लिया इसने, फिनॉक्साइड आयन बना लिया। क्या फॉर्म हुआ, फिनॉक्साइड आयन, यानी O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो H है वो प्लस फॉर्म में बाहर निकल गया। ये जो बना इसको हमने नाम दिया फिनॉक्साइड आयन। क्या बोला हमने इसको, फिनॉक्साइड आयन। और H यानी प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है, एसिड। तो यहाँ पर ये एसिडिक प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, इसलिए जो फिनॉल है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। तो एक बार हम फिर इसको देख लें। यहाँ पर हमने इसके आंसर को लिखा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इसके आंसर को रिप्रेजेंट किया और बाद में बताया कि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, फिर यहाँ आप ध्यान रखना इस पॉइंट को, हमने एक नोट किया इस पॉइंट को, नोट। When phenol is mixed with water, it dissociates into H plus यानी प्रोटोन आयन और फिनॉक्साइड आयन। Phenol is also known as कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि H प्लस रिलीज करेगा ड्यू टू इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिएक्शनें दी हैं, मैं दिखा दे रहा हूं, जब भी समय मिलेगा इसको मैं समझा दूंगा। अभी हमारे ये सब लास्ट क्वेश्चन खत्म होने पर कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब ये केमिकल रिएक्शन दिए, क्या दिया यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्यूपरिक हैलाइड। तो क्या बनेगा, हमें कंप्लीट करना। यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड, पहले इसको NaOH के साथ हीट करेंगे, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे यानी एसिडिफाई करेंगे, तो क्या बनेगा, इसको कंप्लीट करना है। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हीट करना है इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पर, तो क्या बनेगा। ठीक है, और एक और यहाँ पर है जो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हमें LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। तो ये क्या बनेगा। इन चारों जो क्वेश्चन है इनके मैंने एक बहुत अच्छे मतलब अपने हिसाब से इन रिएक्शनों को कंप्लीट करवाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं चारों रिएक्शन को, इधर देखें हम। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को जब उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो फिनॉल बनेगा, इसको मैंने बताया है बहुत ही सिंपल वे में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है जो सल्फोनिक एसिड है
उसको NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो पहले सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा, जो NaOH से रिएक्ट करेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, जिसको एसिडिफाई करवाएंगे तो फिनॉल बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा पहले, और फिर क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड HCl बाहर हो जाएगा, HCl यहाँ बाहर हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसका हम एसिडिफाई कराएंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा और फिनॉल फॉर्म होगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH का रिडक्शन होगा इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है ये 2H के साथ H2O फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और उस ऑक्सीजन जो कार्बन से अटैच था डायरेक्ट 2H कार्बन से अटैच हो जाएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब, क्या होगा जब जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगी, फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पर जो दिया हुआ है यहां पर क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, उसके सैंपल पेपर में मिसप्रिंट है, और रिएक्ट करवाना है हमें यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में इनके भी सॉल्यूशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो सोडियम यहाँ पर यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाना है। NaOH मतलब सोडा और CO मतलब लाइम, यानी यहाँ पर जो लाइम है ये इसको ड्राई रखेगा क्योंकि ये डेलिकेसेंट होता है, बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर NaOH रिएक्ट करेगा और CaO क्या करता है, उसको ड्राई रखता है, तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसके आंसर भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, मिथाइल एल्कोहल बनेगा सोडियम फॉर्मेट, ये कैनिजारो रिएक्शन है। और बेंजोइक एसिड यानी जो बेंजोइक एसिड है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, NO2 यहाँ अटैच हो जाएगा और यहां से H रिलीज कर देगा, जो H यहां से रिलीज हुआ, जो H यहां से जो NO2 है यहां अटैच हो गया, वहां से H रिलीज हुआ, इस OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो NO2 कहां पर अटैच हुआ, मेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन मेटा कहलाएगा, मेटा नाइट्रो, और बेंजोइक एसिड से अटैच हुआ मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से हम ये रिएक्शन भी देखते हैं, यानी बेंजोइक एसिड को किससे रिएक्ट कराया, ब्रोमीन वाटर से, तो Br मेटा पर अटैच हुआ, एक H रिलीज किया, उसने Br के साथ रिएक्ट किया, HBr बना लिया, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडा लाइम से रिएक्ट किया, इसको एक साथ बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH से रिएक्ट किया तो यहां पर कंपाउंड क्या बाहर हो गया, Na2CO3, और R से क्या अटैच हो गया, H अटैच हो गया, तो जब R से H अटैच होता है तो ये कोई एल्केन कहलाएगा, एल्केन बनेगा। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में देखते हैं और करके क्वेश्चन है, विच ऑफ द एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन ईच पेयर, तो यहां पर हमें यहां पर क्वेश्चन दिए हैं 4, एक तो इसका कंपेयर करना है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों में से, और इसके बाद नीचे भी दिए हुए हैं ये 2-3, इनमें कंपेयर करना है। तो इनके आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे, आप इनको देख सकते हैं, इसके आंसर कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बीच में समय मिला तो एक बार फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा 0 लेवल से। तो एक बहुत बड़ा वीडियो था क्योंकि पूरे सैंपल पेपर को हमें सॉल्व करना था, यानी 28 मार्क्स यानी 28 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, और बाकी 5th से लेकर 20 तक क्वेश्चन थे, यानी कितने थे टोटल 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ऑप्शन, और हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिकल था, न्यूमेरिकल थे, एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन दे रखे, ऐसे एक बहुत लंबा पेपर था। मैंने इसको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करी है। आज इसका सेकंड पार्ट था, इसके पहले भी 10 क्वेश्चन मैं समझा चुका था।
बहुत अच्छी तरीके से समझाया। वीडियो को ध्यान से देखना, बार बार पॉज करके देखना, बहुत सिंपल लैंग्वेज के साथ मैंने समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।